Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu newspaper analysis for the current affairs or prelims specific part. And before we start, those who want to join the TEMS portal, they can join us by the links given in the description comment section below. CSAT चैनल की भी लिंक नीचे दी हुई है, आप जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं. हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक भी नीचे दी है, तो आप विजिट कर सकते हैं वहाँ पर हमको. सो दीज थिंग्स विल बी ऑन योर साइड. सो पहले हम क्वेश्चंस देख लेते हैं आज करके. हाँ, लेकिन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो. फिर लाइक द वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट, उसमें कंजूसी मत करना. पसंद आए तो प्लीज़ लाइक इट. पहला क्वेश्चन देखते हैं. पहला क्वेश्चन है, यूनियन कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द सेटिंग अप ऑफ इसरो टेक्निकल लाइजन यूनिट ITLU एट. तो ये एक्चुअली पिछले साल अगस्त की न्यूज़ है कि इंडिया ने रिसेंटली अप्रूव किया है सेटिंग अप ऑफ इसरो टेक्निकल लाइजन यूनिट ITLU. कहाँ पे क्या ऑप्शन आर? A ओटावा कनाडा, B पेरिस फ्रांस, C मॉस्को रशिया, या D जकार्ता इंडोनेशिया. So these are the four options for you. Please do select the correct answer. The correct answer for this will be C Moscow Russia. Moscow Russia will be the correct answer. Question number 2 देख लेते हैं. Consider the following statements with respect to गायर. गायर जो बोलना है बोल लो, लेकिन स्पेलिंग याद रखना, ठीक है ना. ओके, वैसे गायरोस्कोप गायर ही बोलेंगे अपन इसको. तो पहला स्टेटमेंट है, गायर इज अ लार्ज सिस्टम ऑफ रोटेटिंग ओशियन करंट्स. दूसरा स्टेटमेंट है, द ओशियन करंट मूवमेंट इन द नॉर्थ अटलांटिक गायर एज वेल एज नॉर्थ पैसिफिक गायर इज क्लॉकवाइज वायर द गायर्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर आर एंटी क्लॉकवाइज. तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन? द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी सी, बोथ आर करेक्ट. क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आप सबको पता है क्लॉकवाइज गायर्स बनते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे एक ओशन करंट ऐसा जाता है, दूसरा ओशन करंट ऐसा जाता है, तीसरा आई थिंक कैनरी करंट है वो इस तरह से आता है, ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट करंट है, ये इस तरह से आता है, ठीक है ना. तो इस तरीके से गायर बनता है नॉर्थ अटलांटिक में, बहुत फेमस है. ओके, सारागासो सी बनता है यहाँ पे, सारागासो सी बोलते हैं इसको, सारागासो सी. और क्यों बोलते हैं सारागासो सी? क्योंकि सारागासम वीड यहाँ पे पाई जाती है वहाँ पे, सारागासम, ठीक है ना. तो सारागासो सी बोलते हैं इसको, सारागासो सी. ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज बेसिकली योर हाउ पेमेंट बैंक्स डिफर फ्रॉम स्मॉल फाइनेंस बैंक. तो पेमेंट बैंक्स किस तरीके से स्मॉल फाइनेंस बैंक से डिफरेंट होते हैं? पहला ऑप्शन कह रहा है, वाइल पेमेंट बैंक्स आर टू प्रोवाइड पेमेंट सोल्यूशंस, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स आर टू प्रोवाइड बेसिक बैंकिंग सर्विसेज. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, स्मॉल फाइनेंस कैन एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड लेंड मनी टू कस्टमर्स वेयर एज पेमेंट्स बैंक्स कैन नॉट लेंड. ओके, तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन? द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी सी, बोथ. दोनों ही करेक्ट है, तो बोथ विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज वेल. अब न्यूज़ एनालिसिस पार्ट की तरफ मूव करते हैं. पहली जो न्यूज़ है वो है, RBI विल सुपरवाइज कोऑपरेटिव बैंक्स. तो अब बेसिकली हुआ ये है कि एक ऑर्डिनेंस पास किया गया है एंड टू प्रोटेक्ट द डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए सेंटर हैज़ डिसाइडेड टू ब्रिंग ऑल द अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स. तो अर्बन एंड मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं, दे विल बी अंडर द सुपरविजन ऑफ RBI, ठीक है ना. अभी तक कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार होता था, जैसे कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार होता है. कोऑपरेटिव बेसिकली होता क्या है? कोऑपरेटिव के बारे में अगर आप डेफिनेशन पता करना चाहो तो कोऑपरेटिव एक ग्रुप होता है जो लोगों द्वारा रन होता है ना. तो मैं बताता हूँ. गवर्नमेंट ने बीच में अभी एक और चीज़ की थी कि गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी मुद्रा योजना. शिशु लोन के अंतर्गत कैटेगरी की जो होते हैं बेसिकली उनको कहा था कि अंडर द शिशु कैटेगरी कोलैटरल फ्री लोन ऑफ अप टू 50,000 विल बी गिवन टू द बेनिफिशियरीज. तो जो कोऑपरेटिव्स हैं उनके लिए इस तरह की इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम्स और 50,000 तक का लोन, जो आपके कहना चाहिए कि जो आपके शिशु लोन है, शिशु किशोर और तरुण, 3 तरीके के लोन है, शिशु किशोर तरुण. तो शिशु लोन जो है वो 50,000 तक के हैं मुद्रा के अंदर, तो वो कोऑपरेटिव को देने की बात की थी. इसके पहले की न्यूज़ है. अभी की न्यूज़ ये है कि ऑर्डिनेंस के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत लाने का डिसीजन ले लिया गया है कोऑपरेटिव्स को. स्टेट कोऑपरेटिव, जो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव होते हैं और अर्बन कोऑपरेटिव्स होते हैं, उनको इसके अंदर लाने का काम कर दिया गया है. तो एट प्रेजेंट अगर आपसे पूछे करंटली किसके अंतर्गत आते हैं ये कोऑपरेटिव अर्बन कोऑपरेटिव, तो आते हैं एक तो आपका कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार प्लस आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इस समय इनके इन दोनों के अंतर्गत आएगा बेसिकली. आगे मैं अगले पेज में इस न्यूज़ को और बताऊंगा आपको, ठीक है ना. तो वो भी आप याद रख सकते हैं. तो बेसिकली डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसा किया गया था कि RBI के अंतर्गत अगर रहेंगे. और अभी बहुत सारी, जैसे पंजाब मल्टी कोऑपरेटिव बैंक था, उसका घोटाला हुआ, उसमें लोगों का पैसा डूब गया. तो इस तरीके की हरकतें दोबारा ना हो, जैसा महाराष्ट्र में हुआ, ऐसा दोबारा ना हो. इस कारण से इसके लिए ऐसा किया गया है कि उनको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत भी लाया जा रहा है. मर्जन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा चैनल्स इन द फाइनल स्टेजेस. तो बेसिकली एक कमेटी बनाई गई थी. एक कमेटी किसकी थी?
There were discussions between the Lok Sabha Speaker Om Prakash Birla and Rajya Sabha Chairman Venkaiah Naidu and a committee headed by former प्रसार भारती चेयरमैन सूर्य प्रकाश। ओके, तो जो सूर्य प्रकाश है उनके द्वारा एक कमेटी हेड की गई थी, जो प्रसार भारती के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो सूर्य प्रकाश द्वारा ये कमेटी थी, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की थी, जिसके बाद लोकसभा चैनल, जो लोकसभा चैनल है और जो राज्यसभा चैनल, दोनों का मर्जर करने का डिसीजन लिया गया है। तो ये दोनों बिल्कुल मर्ज होंगे और एक नया चैनल बनेगा जिसको बोलेंगे संसद टीवी। याद रखिएगा, संसद टीवी विल बी फॉर्म, संसद टीवी, एंड इट विल बी आफ्टर द मर्जर ऑफ लोकसभा चैनल एंड राज्यसभा चैनल। एंड जो स्टाफ है बेसिकली उसका मर्जर किया जा रहा है, कि जो स्टाफ रहेगा वो उसका मर्जर रहेगा। प्रोसीडिंग्स दिखाई जाएंगी दोनों की सेपरेटली, लेकिन दोनों को मर्जर किया जाएगा। एंड लोकसभा टीवी जो स्टार्ट हुआ था वो 2006 में लॉन्च किया गया था, और राज्यसभा टीवी जो स्टार्ट हुआ था वो 2011 में लॉन्च किया गया था। तो ये भी आपको बताना जरूरी था। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। एडिटोरियल हमने देख लिए थे ऑलरेडी सुबह काफ़ी अच्छे तरीके से। RBI विल सुपरवाइज द कोऑपरेटिव बैंक्स। तो आप अगर आपसे पूछे करेंटली किसके अंतर्गत आते हैं RBI, तो दीज बैंक्स कम अंडर द डुअल रेगुलेशन। जो ये बैंक्स हैं वो अभी डुअल कोऑपरेटिव बैंक्स, बेसिकली कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो डुअल रेगुलेशन में आ रहे हैं अभी करंटली। RBI एंड द रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रार होगा और RBI, इन दोनों के अंतर्गत डुअल कंट्रोल में बेसिकली RBI ये कोऑपरेटिव बैंक्स आ जाएंगे। तो पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव, PMC जो बोलते हैं, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, यहाँ पे लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा मेजर स्कैम हुआ था, जिसके बाद बहुत लोगों का पैसा भी डूब गया। तो RBI को फोर्सफुली बेसिकली सुपरसीड करना पड़ा था, PMC बैंक का बोर्ड भी सुपरसीड किया था। तो वो चीज़ दोबारा से ना हो, इस तरह की चीज़ें दोबारा ना हो, इस कारण से RBI के अंतर्गत पहले ही रख दो, है ना। तो यहाँ पे मैंने देखो लिखा है, देखो कि द कैबिनेट ऑल्सो अप्रूव्ड अ स्कीम टू प्रोवाइड इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 2% फॉर अ 12-month पीरियड टू स्मॉल बोरोवर्स विद लोन अप टू 50,000 अंडर द शिशु कैटेगरी ऑफ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जो 12 महीनों के लिए लोन लेंगे 50,000 तक का, मतलब कि शिशु कैटेगरी में, तो उनको 2% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया जाएगा। तो ये स्कीम भी गवर्नमेंट ने अनाउंस की है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये आप तब लिखेंगे जब आपको पूछा जाएगा कि क्या स्टेप्स लिए गए इनको प्रमोट करने के लिए, क्या क्या, तो ये सब आप मेंशन कर सकते हो। OBC पैनल गेट 6 month एक्सटेंशन। तो यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट ने 6 महीने का एक्सटेंशन अप्रूव कर दिया फॉर अ कमिटी ऑन एग्जामिनिंग द सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो OBC कैटेगरी का जो सब कैटेगराइजेशन, मतलब ये एक तो एक पूरी कैटेगरी मान लीजिए, इसके अंदर एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन भी होना चाहिए, इस तरीके का इसमें भी एक डिवीज़न होना चाहिए। सब कैटेगराइजेशन के अलग अलग कैटेगरीज, OBC के अंदर भी अलग अलग कैटेगरीज, यानी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस के अंदर अलग अलग कैटेगरीज के लिए एक कमेटी बनी थी, जिसके अंदर बनी थी, ये हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं रिटायर्ड दिल्ली के G रोहिणी। तो चीफ जस्टिस G रोहिणी के अंतर्गत सब कैटेगराइजेशन ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए बनाई गई थी। एंड इट विल हैव नाउ टाइम अप टू टिल जनवरी 31, 2021, 31 जनवरी 2021 तक का इनका टाइम दिया जाएगा टू सबमिट द रिपोर्ट, ऐसा कहा गया है बेसिकली, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। नाउ दिस इज अनदर थिंग विच वाज इंपॉर्टेंट एंड आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इनको टाइम दिया गया। तो आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स इनके बारे में हमको डिस्कस करना है। पाकिस्तान टू रिमेन ऑन FATF ग्रे लिस्ट। पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में रहेगा। FATF के बारे में पहले आपको फैक्ट्स बता देता हूँ। FATF जो था वो आपका 1989 में बना था। 1989 में बना था। किसके इनिशिएटिव में बना था, ये सब आप खुद बोलना चाहिए आपको। G7 के इनिशिएटिव में बना था। जब ये बना था तो इसके अंदर क्या था, जब ये बना था तो ये मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए ही केवल बना था, मनी लॉन्ड्रिंग से लड़ने के लिए। इसीलिए ये PMLA और FEMA एक्ट को ही देखता है। PMLA यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो कि 2002 का एक्ट है, और FEMA एक्ट यानी कि जो आपका FEMA एक्ट है ना, उसको देखता है। तो ये 2 एक्ट देखता है, फेमा के और आपका PMLA को देखता है, और ये मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का काम करता है बेसिकली। और FATF बना था 1989 में G7 के इनिशिएटिव में, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए बनाया गया था। 2001 में इसके अंतर्गत एक और काम इंक्लूड कर दिया गया, टेरर फाइनेंसिंग का, ठीक है ना। तो टेरर फाइनेंसिंग को रोकने का काम इसके अंदर कर दिया गया कि टेरर फाइनेंसिंग को भी आप रोकोगे। तो टेरर फाइनेंसिंग को ना रोक पाने की वजह से ही पाकिस्तान को FATF ने ग्रे लिस्ट में रखा था, और इनको ग्रे लिस्ट से डाउनग्रेड करके ब्लैक लिस्ट करने की बात भी चल रही थी। क्यों? क्योंकि दे हैव फेल्ड टू मीट द फाइनेंस वॉचडॉग 27 पॉइंट एक्शन प्लान। क्योंकि FATF ने इनको 27 पॉइंट एक्शन प्लान दिया था पाकिस्तान को कि वो टेरर फाइनेंसिंग को रोके, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग CFT मेजर्स को लें, लेकिन पाकिस्तान वो करने में सफल नहीं रहा। एंड इस कारण से उनके ऊपर बेसिकली ऐसा लग रहा था कि इनको और डाउनग्रेड करके मतलब आपका और डाउनग्रेड करके ब्लैक लिस्ट भी करने की बात चल रही थी, बट वो ऐसा नहीं किया गया, बट दे विल रिमेन इन द ग्रे लिस्ट।
एजुकेशन गैप हैज़ वाइडेंड यूएनएस्को। तो यूनेस्को एक रिपोर्ट निकाला है जिसका नाम है ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट। याद रखिए, अगर आपसे पूछे कोई ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट कौन निकालता है तो ये यूनेस्को निकाला है। 2020 की ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट आ गई है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या है, रिलीज ऑन ट्यूसडे, 40% ऑफ लो एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज, 40% ऑफ लो एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज दे हैव नॉट सपोर्टेड लर्नर्स एट रिस्क ऑफ एक्सक्लूजन ड्यूरिंग दिस क्राइसिस। तो उन्होंने ये बताया कि 40% लो एंड लोअर मिडिल इनकम जो कंट्रीज हैं उन्होंने ऐसे बच्चों को सपोर्ट नहीं किया जो कि रिस्क में थे ऑफ एक्सक्लूजन ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक क्राइसिस, ठीक है ना। जैसे कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ जो हो गई, ये लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज़ हो गए, ये जो पुअर जो बच्चे हैं उन लोगों को एजुकेशन में रखने के लिए क्राइसिस के दौरान कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं उठाए गए 40% लोअर एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में। ऐसा ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जो कि यूनेस्को निकालता है उसके अकॉर्डिंग किया गया है, ठीक है ना। एंड ड्यूरिंग द हाइट ऑफ स्कूल क्लोजर्स इन अप्रैल 2020 ऑलमोस्ट 91% ऑफ द स्टूडेंट्स अराउंड द वर्ल्ड वर आउट ऑफ स्कूल। तो एक बहुत अच्छी चीज़, जैसे कि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा एजुकेशन से है तो मैं आपको बता सकता हूँ कि माई मदर इज़ ऑल्सो एट द हाइस्ट अथॉरिटी इन ए स्कूल ओनली। तो गवर्नमेंट स्कूल में है वो, हाइस्ट अथॉरिटी में ही है। एंड वहाँ पे उन्होंने अपनी स्कूल में तो बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने देखा जो टाइम था कि दे इवन कंडक्टेड ऑनलाइन क्लासेस, दे इवन कंडक्टेड द क्लासेस ऑन टेलीफोन। गवर्नमेंट स्कूल में होने के बावजूद, अगर जैसे मैंने अपनी मदर को ये चीज़ें करते देखी, एंड इनफैक्ट मेरी मदर के स्कूल के जो जितने भी टीचर थे दे ऑल वर डूइंग द सेम थिंग। ओके, सो द स्कूल इज़ इन रीवा ओनली एंड इट वाज अ वेरी गुड थिंग विच आई सॉ। मुझे बहुत ज़्यादा पर्सनली अच्छा लगा। एंड अगर आप एज द हेड ऑफ द स्कूल और अगर एज अ टीचर अगर आप इंटरेस्टेड हो अपने बच्चों को पढ़ाने में, या अपने चाहे कैसा भी है, बहुत ज़्यादा रिच बच्चे नहीं आते वहाँ पे, गवर्नमेंट स्कूल है, गाँव का स्कूल है, थोड़ा गाँव वाला एरिया, मतलब सेमी अर्बन आप बोल सकते हो, इनफैक्ट आप रूरल ही बोल सकते हो, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग अगर टेलीफोन में व्हाट्सएप के माध्यम से पढ़ सकते हैं, तो अगर टीचर के अंदर या इस तरह इन लोगों के अंदर ऐसी लगन है तो ज़रूर ऐसा काम करवा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने देखी थी। एंड ये चीज़ होनी भी चाहिए, क्योंकि बच्चों को आप 4-4 महीने 6-6 महीने इस तरह से एजुकेशन से दूर नहीं रख सकते हो, है ना। जितना खेलना ज़रूरी उतना ही उनके लिए पढ़ना भी ज़रूरी है। सब्स्टिट्यूट्स फॉर क्लासरूम्स इंस्ट्रक्शन जो बेसिकली है वो यूज़ नहीं किए गए, कम यूज़ किए गए ऐसी जगहों पे जो लोअर एंड लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं, ठीक है ना। मेरी पुअर कंट्रीज़ ऑप्टेड फॉर रेडियो एंड टेलीविज़न लेसन्स ऑल्सो। तो कुछ बहुत पुअर कंट्रीज़ कुछ ऐसी भी थी जिन्होंने कि रेडियो एंड टेलीविज़न लेसन्स को भी यूज़ किया। 55% ऑफ लो इनकम, 73% ऑफ लोअर मिडिल इनकम एंड 93% ऑफ अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ ऑप्टेड फॉर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स फॉर प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। तो ये भी एक अच्छा नंबर है, लेकिन जो जहाँ पे नहीं हुआ उनके लिए वहाँ के बच्चों के साथ ज़रूर गलत हुआ, या वहाँ के बच्चों को ज़रूर थोड़ा लॉस देखने को मिलेगा। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी एज वेल, तो आप भी मेरे साथ मूव कर सकते हैं। यहाँ पे है 75th एनिवर्सरी है विक्ट्री डे परेड की, जो कि रशिया में होने वाली है। क्यों है 75th एनिवर्सरी? क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में जो विक्ट्री हुई थी नाजीज़ के ऊपर, आपके रशिया की एंड रशियन फोर्सेस की जो ग्रुप था इनकी विक्ट्री हुई थी, तो उसकी बेसिकली 75th एनिवर्सरी है, तो वो परेड होगी, विक्ट्री डे परेड बोलते हैं इसको। वहाँ पर इंडिया भी जाएगा। इंडियाज जीडीपी टू कॉन्ट्रैक्ट 4.5% ऑन कोविड-19 IMF। अब IMF ने एक रिपोर्ट निकाली जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ये इसने अभी रिपोर्ट निकाली है IMF ने। उसमें इसने बताया कि इंडिया की जो ग्रोथ रेट है, जीडीपी विल फॉल 4.5% दिस ईयर, फार वर्स देन एक्सपेक्टेड इन अप्रैल जस्ट आफ्टर द पैंडेमिक फर्स्ट टुक प्लेस। तो जब पैंडेमिक हुआ था तब इतना नहीं सोचा गया था, लेकिन इंडिया की जीडीपी 4.5% तक डिक्रीज होने की बात IMF ने कह दी है। नाउ IMF has said that इन ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो निकालता है उसमें ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है ना। वर्ल्ड वाइड ये चीज़ें घट रही हैं, ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट केवल यहाँ होगी। यूएस की इकॉनमी इज सेट टू कॉन्ट्रैक्ट 8% इन 2020। चाइना फेयर स्लाइटली बेटर, पोस्टिंग ग्रोथ ऑफ 1%, फिर भी चाइना 1% की ग्रोथ दिखा रहा है। द IMF कॉशन्ड दैट ट्रेड एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमीज कुड अंडरकट अ मॉडेस्ट रिकवरी इन 2021 ऑल्सो। तो ये उन्होंने बोला है। नाउ RBI स्लैम्स बैंक्स NBFCs एज डिजिटल लोन एजेंट्स फ्लाउट कोड। अब हो क्या रहा है, RBI ने अभी डांट लगाई है बैंक्स को और नॉन बैंकिंग कंपनीज को। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि देखो, एक होता है लेंडर, एक होता है आपका
जो लोन लेता है, लोन लेने वाला है, दूसरा है लेंड करने वाला, लेंडर है, ठीक है ना। तो बैंकिंग रेगुलेटर हैज नाउ प्रिस्क्राइब्ड नॉर्म्स सच एज लोन सैंक्शन लेटर टू बी इशूड टू द बोरोवर ऑन द लेटर हेड ऑफ द लेंडर कंसर्न। मतलब कि जो आपका नॉर्म्स होंगे वो किसी थर्ड पार्टी के लेटर हेड में नहीं सैंक्शन होंगे। जैसे एक बोरोवर हो गया जो लोन ले रहा है और एक लेंडर हो गया जो लोन दे रहा है, तो अब लेंडर के थ्रू एक लेटर हेड दिया जाता है कि क्या क्या नॉर्म्स है ना। तो कुछ बैंक्स और एनबीएफसीज क्या कर रहे थे, ये बीच की प्रोसेस जो है वो एक मिडिल मैन को ही दे देते थे, डिजिटल किसी कंपनी को, किसी ट्रांजैक्शन मॉडल को, इनको दे देते थे, ठीक है ना। इससे हो क्या रहा था कि जो बोरोवर है उसको पूरे टर्म्स नहीं पता, उसको ग्रीवेंस रिड्रेसल के बारे में नहीं पता कि किस तरीके से होगा, क्या उनका सिटीजन चार्टर है बैंक्स का, ये कुछ नहीं आइडिया रहता। तो अब बैंक्स ने बोला कि ये जो है ये लेंडिंग का जो कोड है उसको बेसिकली आप आउटसोर्स करके कहीं ना कहीं फ्लाउट करते हो। इस कारण से अब जो है जो बोरोवर है उसको नॉर्म्स लेंडर अपने बैंक के लेटर हेड में देगा, ये चीज अब रूल में आ गई है। टू मार्क तिलक्स डेथ सेंटेनरी, पुणे एनजीओ एम्स टू रिवाइव द स्पिरिट ऑफ लाल, बाल एंड पाल। तो यहाँ पे बेसिकली जो इंडिपेंडेंस टाइप की बात हो रही है, लाला लाजपत राय लाल और लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक एंड बिपिन चंद्र पाल, इनको बेसिकली एक तरीके से रिसरेक्ट करने की कोशिश, पुणे का एक एनजीओ है जिसका नाम है सरहद, उसने कोशिश की एंड उन्होंने सीरीज लॉन्च की ऑफ लिटरेरी एंड कल्चरल प्रोग्राम्स टू स्ट्रेंथन कनेक्शंस बिटवीन द महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल। तो महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल के बीच में कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बेसिकली इन्होंने एक लिटरेरी सीरीज भी स्टार्ट की है, सरहद एनजीओ नाम है, ठीक है ना। तो केसरी और मराठा ये दो न्यूज़पेपर आप सबको पता होने चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक इनको बेसिकली एडिट करते थे इन न्यूज़पेपर्स को। ओके, महारट्टा वैसे लिखा रहता है उनमें, एग्जैक्ट मुझे आप में से जो महाराष्ट्र के हैं दे कुड टेल द क्लियर एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, मैं तो उसको मराठा और केसरी ही बोलता था। ओके, तो ये बेसिकली काम करते थे बाल गंगाधर तिलक, है ना। और यहाँ पे कुछ और फैक्ट्स भी कि सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, जो कनेक्शंस की बात है, उन्होंने ट्रांसलेट किया था तिलक की गीता रहस्य, तिलक की किताब थी गीता रहस्य, उसको ट्रांसलेट किया था सत्येंद्र नाथ टैगोर ने। एंड संत तुकाराम्स अभंगास, ओके, तो संत तुकाराम के अभंगास जो डिवोशनल पोइट्री होती हैं संत तुकाराम की, उनको भी बंगाली में ट्रांसलेट किया था। वाइल रविन्द्रनाथ टैगोर हैज पेन्ड अ पोएम ऑन छत्रपति शिवाजी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने छत्रपति शिवाजी पे एक पोएम लिखी थी। ये कनेक्शंस बता रहे हैं बेसिकली दोनों के बीच में। एंड एमिनेंट मराठी लिटरेटर पीएल देश पांडे, जो पीएल देश पांडे थे जिनको पूला भी कहा जाता था, ही विजिटेड टैगोर शांति निकेतन एंड हैज पेन्ड हिज मास्टरफुल वंग चित्रे। तो वंग चित्रे जो था बेसिकली वहाँ के जाने के बाद ही पूला यानी कि पीएल देश पांडे जिनको पूला कहा जाता था, वो शांति निकेतन गए, उसके बाद ही उन्होंने वो लिखा। तो ये कुछ कनेक्शंस है जो दोनों के बीच में है एंड दिस इज ग्रेट, समथिंग ग्रेट एंड काफ़ी अच्छे से ये सरहद इसको शोकेस करेगा। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।